आज हम स्टार्ट करेंगे जनरल साइंस का दूसरा लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था मेज़रमेंट के बारे में। ठीक है, अब हम बात करेंगे, ये मेज़रमेंट हो चुका है, अब हम बात करेंगे मोशन के बारे में। ओके, तो मोशन के बारे में बात करेंगे। मोशन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू लॉज ऑफ मोशन। ओके, तो सबसे पहले मोशन पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसके लॉज पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आज के टॉपिक में जो बेसिक चीज़ें इंक्लूड होंगी होंगी स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। तो ये सब चीज़ों को हम पढ़ने की कोशिश करेंगे आज। तो सबसे पहले अगर हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को स्टडी करना चाहें तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मोशन क्या चीज़ है। ठीक है, तो मोशन को जानने के लिए आप सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये बोला जाता है कि अगर कोई भी चीज़ है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो अगर एक पोजीशन पे है, तो अगर वो विद टाइम अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, ठीक है, ए से बी पोजीशन में आती है, ठीक है, तो वो कैसे पता चल जाएगा हमें कि वो ए से बी पोजीशन में आई है। अगर मान लो मैं यहाँ पे एक फिक्स पॉइंट रख रहा हूँ, तो इस फिक्स पॉइंट को मैं यहीं पे रख रहा हूँ और दूसरी कोई ऑब्जेक्ट है, पहले यहाँ पे थी, अब उसकी पोजीशन में चेंज कर पा रहा हूँ, तो मैं यहाँ से इसको देख पा रहा हूँ कि यहाँ से दूसरी पोजीशन पे चली गई, ए से बी पोजीशन पे चली गई। तो यहीं से मुझे पता चल जाएगा कि क्या हुआ है, यहाँ पे मोशन हुआ है। ठीक है, उसी चीज़ को हम क्या बोलेंगे, मोशन हुआ है। तो ये जो फिक्स चीज़ की गई है, इसको मैं बोल सकता हूँ ये क्या था, मेरा रेफरेंस था। ठीक है, इसको देख के मुझे पता चला कि वो चेंज हो चुकी है उसकी पोजीशन। ओके, तो नेक्स्ट जो है स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो मतलब कि स्टडी ऑफ मोशंस ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको जो स्टडी करता है उस ब्रांच को हम बोलते हैं डायनेमिक्स। ठीक है, बेसिकली ये एक ब्रांच है फिजिक्स की ही, सब ब्रांच है, सब ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ओके, देन नेक्स्ट जो चीज़ है, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। ओके, तो आप मतलब इन चीज़ों को अगर आपको बताना होगा ना, तो ये मतलब आप ऐसे नहीं बोल सकते कि कोई चीज़ रेस्ट पे है। अगर वो चीज़ रेस्ट पे है तो आपको किसी के साथ कंपेयर करके बताना पड़ेगा। मतलब वो आप ऐसे जैसे आप बोल रहे हो कि जो सन है, ठीक है, सन इज एट रेस्ट, बट आप बोल रहे हो कि रेस्ट पे, तो ये सन किसके कंपैरिजन में रेस्ट पे है, अर्थ के कंपैरिजन में। और अर्थ को अगर मैं बात करूंगा तो अर्थ इज एट मोशन विद रिस्पेक्ट टू सन। ओके, तो मतलब ये दोनों चीज़ों को अगर आपको डिफाइन करना होगा तो आपको ये इसको किसी के साथ रिलेट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन, अगर हमें मोशन के बारे में बताना है कि भाई क्या है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है कि नहीं, तो उसके लिए हमें फिजिक्स में कुछ चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ जो है हमारे पास डिस्टेंस। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट पहले कितने डिस्टेंस पे था। मान लो यहाँ से आप एक्स एक्सिस की बात कर रहे हो, ठीक है, और ये वाई एक्सिस की बात कर रहे हो और ये जेड एक्सिस है। तो यहाँ पे वाई एक्स एक्सिस में ऑब्जेक्ट मान लो कोई 1 यूनिट पे था, ठीक है, तो अब उसका डिस्टेंस चेंज हुआ है, तो मतलब आपको डिस्टेंस से आप ये बता सकते हो कि वो मोशन में था कि नहीं। वैसे ही डिस्प्लेसमेंट से भी आपको मोशन के बारे में पता चलता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट अगर देखें तो वो है स्पीड के बारे में, स्पीड से भी पता चलता है। उसके बाद वेलोसिटी अगर है वो भी हमें हेल्प करती है इसके बारे में बताने के लिए। एट लास्ट हमारे पास एक और टर्म है जिसका नाम है एसिलेशन। तो एसिलेशन भी हमें हेल्प करती है कहीं ना कहीं मोशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट बताने के लिए। तो ये सब क्या है उनको हम अच्छे से थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके, सो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड एसिलेशन को जानने से पहले हम कोशिश करते हैं कि पहले मोशन की टाइप्स क्या क्या हैं वो देख सकें। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन अगर बात करें तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, डायमेंशन। ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन अगर बात करें तो हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी स्पेस में अगर कोई चीज़ पड़ी हुई है तो मुझे बताना है कि वो कहाँ पे है, तो मैं उसको कैसे बता सकता हूँ कि अगर मैं मान लूँ कि 3 एक्सिस है मेरे पास, जैसे आप अपने रूम को कंसिडर कर लो। एक जो साइड है उसको मैं मान रहा हूँ एक्स एक्सिस, दूसरे को वाई और तीसरे को जेड, और ये सेंटर में ओरिजिन है। अभी कोई चीज़ यहाँ पे पड़ी होगी, ठीक है, कोई भी चीज़ अगर कहीं पे पड़ी होगी, मान लो यहाँ पे है, तो मुझे बताना है इसकी पोजीशन क्या है। ठीक है, ये स्पेस में कहाँ पे कौन सी पोजीशन पे है, तो मैं इसके कोऑर्डिनेट से क्या करूँगा, उसको बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक मेरे पास 1 यूनिट डिस्टेंस है, ओके, यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरे पास अगर 1 यूनिट है, ओके, और जेड डायरेक्शन में ये
यहाँ पे मान लो कि ये z डायरेक्शन पे नहीं है, ठीक है, ये एक प्लेन पोजीशन पे है, तो इसकी पोजीशन मैं डिफाइन कर सकता हूँ ना ऑन बाय यूजिंग द डायमेंशंस। तो वैसे ही मोशन अगर मुझे बताना हो तो मोशन ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन में क्लासीफाई कर सकता हूँ, 1 डायमेंशन में, 2 डायमेंशन में और 3 डायमेंशन में। तो 3 तरीके का मोशन मेरे पास पॉसिबल है, ठीक है। तो 1 डायमेंशन मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो जो सिर्फ और सिर्फ किसी एक डायरेक्शन पे मूव कर रहा है, ठीक है। मान लो अगर कोई x डायरेक्शन पे मूव कर रहा है तो वो कहाँ पे दिखेगा हमें, वो इस लाइन पे दिखेगा, ठीक है, इस लाइन पे x डायरेक्शन में मूव करेगा। y डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा तो इस लाइन पे दिखेगा, और z डायरेक्शन में कर रहा होगा तो इस लाइन पे दिखेगा, ठीक है। ओके, सो अगर मैं 2D की बात करूँ तो 2D में क्या है मेरे पास, मान लो ये x है, ये y है और ये z है। तो 2D में क्या होगा, ये वो मोशन होगा जो हमारे पास कहाँ पे मिलेगा, चाहे तो एक्स वाई प्लेन पे मिलेगा या एक्स जेड प्लेन पे मिलेगा, जेड एक्स प्लेन पे मिलेगा, ठीक है। तो इसमें से किसी भी एक प्लेन पे मिल सकता है हमें, ठीक है। तो मतलब क्या है इसका, कि इसका मतलब है कि हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, ठीक है। मतलब आप अब जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो एक्स डायरेक्शन में भी जा सकता है, वाई डायरेक्शन में भी जा सकता है, या फिर किस किस में जा सकता है, वाई में जा सकता है, जेड में जा सकता है, ठीक है। तो ये एक्स जेड जो है ये मैं अपने हिसाब से बना सकता हूँ कहीं पे भी, ठीक है। और जो है बट तीनों को हमें फिक्स करना पड़ेगा। तो जेड वाई में भी जा सकता है और जेड में भी जा सकता है, ठीक है, और एक्स में भी जा सकता है और जेड में भी। तो इस किसी भी प्लेन में वो मूव कर सकता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट। और 3 डायमेंशन मतलब कि तीनों की तीनों एक्सिस जो होंगी वो हमारे पास क्या कर रही होंगी, काम कर रही होंगी। इसमें कैसे, मतलब जैसे ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन में भी जा सकता है, ठीक है, मूवमेंट जो होगी एक्स में भी होगी, वाई में भी होगी और जेड में भी होगी, ठीक है। तो मतलब वो इन एयर कहीं पे होगा ऑब्जेक्ट हमारा, ठीक है। इसको डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट करता हूँ, ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पे होगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट की मूवमेंट तीनों डायरेक्शन में हो सकती है। ओके, तो हमने ये सब देखा कि 3 डायमेंशंस में किस तरह से हमारे पास मोशन को हम क्लासिफाई कर सकते हैं। और इनकी अगर रियल लाइफ एग्जांपल्स देखें तो अगर हम बात करें, ट्रेन जो है वो एक ट्रेन जो है वो मूव कर रही है एक स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। तो वो एक एग्जांपल होगी किसकी, 1 डायमेंशन मोशन की, ठीक है। तो ये 1 डायमेंशन की होगी। नेक्स्ट जो है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है मूव्स ऑन ए प्लेन, ठीक है, जैसे आप प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करो तो आगे पढ़ेंगे हम प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। जैसे हम किसी खड़े हैं तो हम किसी पत्थर को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, तो वो क्या करेगा, ये मैं खड़ा हूँ अगर तो मैं पत्थर को ऊपर की तरफ फेंकूँ, वो इस तरह से गिरेगा नीचे, ठीक है। तो वो क्या करेगा, ठीक है, वो ऊपर की तरफ भी जा रहा है और सामने की तरफ भी जा रहा है, ठीक है। तो मतलब इसमें क्या हो रहा है, हमारे पास दो डायरेक्शन में चल रहा है वो, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, 2D हो गया, ठीक है, 2 डायमेंशनल हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें कि कोई पक्षी जो है वो हवा में उड़ रहा है, तो वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, मतलब ऊपर सामने भी जाता है, ऊपर भी जाता है और नीचे भी जाता है, ठीक है। ऊपर साइड और द थर्ड डायरेक्शन जेड डायरेक्शन में भी जाता है, ठीक है। तो तीनों एक्सिस में वो मूव करता है, तो वो क्या हो गया हमारे पास, 3 डायमेंशनल हो गया, एग्जांपल ऑफ 3 डायमेंशनल, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ मोशन की। तो ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स एक्टिंग, तो फोर्स किस तरह से उसके ऊपर लग रही है या किस तरह का मोशन दिखा रही है फोर्स, उसके हिसाब से मोशन की क्लासिफिकेशन करेंगे। सबसे पहले ट्रांसलेशन, ठीक है। ट्रांसलेशन क्या होता है कि किसी भी एक्सिस की तरफ, ठीक है, मतलब एक्स या वाई या जेड, ठीक है, किसी भी एक एक्सिस में अगर वो मूव कर रहा है, किसी भी एक एक्सिस में, ठीक है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन एनी ऑफ द 3 डायरेक्शन, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे या यहाँ पे एनी ऑफ द 3, ठीक है, एनी ऑफ 3 एक्सिस, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे पास रोटेशन, रोटेशन कैसे हो गया, जैसे आपने बहुत सारों ने महाभारत तो देखी होगी, ठीक है। तो कृष्ण जो होते थे, कृष्ण क्या करते थे, एक चक्कर घुमाते थे, ठीक है, अपनी उंगली पे। तो वो जो चक्कर था ना वो क्या कर रहा था, वो रोटेशन था, ठीक है। उसके बीच में एक फिक्स्ड एक्सिस थी, ठीक है। तो उंगली को अगर आप एक्सिस मानोगे तो एक फिक्स्ड एक्सिस है, उसके अराउंड आपको कोई चीज़ घूमती हुई दिख रही है, ठीक है। तो वो आ गया हमारे पास रोटेशनल मोशन। तो आपने ये भी सुना होगा कि अर्थ जो है, अर्थ का भी अपना अर्थ रोटेट करती है, ठीक है, ठीक है। तो वो अपनी एक फिक्स्ड एक्सिस के ऊपर, मतलब अर्थ जो है वो ऐसे है, ठीक है, तो अपने फिक्स्ड एक्सिस पे घूमती है, रोटेट कर रही है, ठीक है, रोटेट कर रही है, ठीक है, अपनी एक्सिस पे ही, ठीक है।
उसके बाद हम देखते हैं लीनियर मोशन। लीनियर मोशन क्या होता है कि ये भी मोशन ट्रांसलेशन के साथ आप थोड़ा बहुत लिंक कर सकते हो इसको, ये बट इसमें क्या होता है कि एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, लीनियर मोशन। अब उसके बाद बात करेंगे सिंपल हार्मोनिक। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन जैसे आपने फिजिक्स में अगर आप बात करो तो पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट किया होगा। तो पेंडुलम क्या करता है, जब आप उसको ये उसकी मीन पोजीशन होती है, ठीक है, मीन पोजीशन पे होता है, आप उसको जब ऊपर की तरफ लेके आते हो, ठीक है, तो पेंडुलम अगर यहाँ पे आ गया, ठीक है, तो क्या करेगा वो, उसको एक रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करती है। क्या करती है, रिस्टोरिंग फोर्स, मतलब क्या करती है, आप अगर उसको ऊपर की तरफ लेके जाओगे ना, तो एक फोर्स होगी जो उसको पीछे की तरफ खींच रही होगी और उसकी मेन पोजीशन की तरफ, ठीक है, तो मेन पोजीशन की तरफ जो फोर्स खींच रही होगी, तो वो उसको यहाँ से यहाँ तक लेके आएगी, फिर उसको यहाँ से ऊपर तक ऊपर तक लेके जाएगी यहाँ पे। तो वो यहाँ से लेकर और जहाँ मतलब यहाँ इस एक्सट्रीम पोजीशन से लेकर इस एक्सट्रीम पोजीशन तक जो उसका मोशन होगा, ठीक है, उसको बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। इस तरह से वो घूमेगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया प्रोजेक्टाइल मोशन, जो कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया था आपको कि आप किसी हाइट से अगर एक पत्थर को फेंकते हो, ठीक है, या किसी भी चीज़ को फेंकते हो जिसका कुछ मास है, तो वो क्या करेगा, वो एक दो बोथ डायरेक्शन में चलेगा, ठीक है। एक तो ऊपर की तरफ भी चलेगा और एक सामने की तरफ भी चलेगा, मतलब वर्टिकल मोशन भी करेगा और हॉरिजेंटल मोशन भी करेगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। और पीरियोडिक मोशन का किसको बोलते हैं, जो चीज़ आफ्टर सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद, टाइम इंटरवल के बाद रिपीट हो, ओके। ये तो हाँ, पीरियोडिक मोशन में क्या देखा कि हमने कि एक रिपीट करता है वो खुद को, वैसा मोशन। जैसे आप साइन वेव देखोगे तो साइन वेव इस तरह से आती है, यहाँ पे 2 पाई के बाद वो फिर से सेम वेव ऐसी बन जाती है, ठीक है। तो इस तरह से आफ्टर ए सर्टेन टाइम इंटरवल क्या कर रहा है, वो रिपीट कर रही है खुद को, ठीक है। तो वैसा मोशन जो है उसको पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। और ऑसिलेटरी मोशन है ना, जो ये एक टाइप ऑफ पीरियोडिक है, ठीक है, ठीक है। तो टाइप ऑफ क्या है, पीरियोडिक, ठीक है। तो टाइप ऑफ पीरियोडिक है मतलब कि ये भी क्या करेगा, रिपीट करेगा, बट क्या करेगा, ये टू एंड फ्रो मोशन होता है, टू एंड फ्रो मोशन, ठीक है, आगे पीछे इस तरह से मोशन होता है ये, ठीक है। तो ये हमारे पास थी टाइप्स ऑफ मोशन, दो बेसिस पे हमने इसको क्लासिफाई कर दिया। उसके बाद हम बैक टू द मेन पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किए थे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का क्या है रोल, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या है हमारे पास, डिस्टेंस एक, जैसे आप कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, तो वो यहाँ से गया एक रोड पे, ठीक है, रोड है ये हमारे पास, मान लो कोई साइकिल साइकिल है, ठीक है। तो साइकिल क्या गई, यहाँ से गया और फिर उसका ये रोड यहाँ 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 पे ये इधर से घूमते हुए इस पोजीशन पे पहुँच गया, ठीक है। तो अब आप ये जो इसने पूरा डिस्टेंस ट्रेवल किया, जो जितनी ये पूरा लेंथ थी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ थी, ठीक है, तो इसको क्या बोलूँगा मैं, इसको बोलूँगा इसको बोलूँगा डिस्टेंस, ठीक है। और वहीं पे अगर मैं बात करूँ, ये जो इनिशियल पॉइंट था, ठीक है, और इसके बाद ये फाइनल पॉइंट है जहाँ पे वो पहुँचा है, अगर इसका मैं डायरेक्ट पाथ यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रा कर दूँ, ठीक है, तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब देखो उसके बाद ये डेफिनेशंस थी, ये मैंने बता दी इसकी। अब उसके बाद स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, ये जो डिस्टेंस है ना वो स्केलर क्वांटिटी है, मतलब क्या है कि इसमें कोई भी डायरेक्शन आपको, नो डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन के बारे में नहीं बताया जाएगा, ये मैंने आपको पहले चैप्टर मेंसुरेशन में भी बताया था, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारे पास अगर मैं बात करूँ डिस्प्लेसमेंट की, तो वो क्या है कि वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन भी होगी और उसके बाद मैग्नीट्यूड तो होना ही है, ठीक है, वो तो दोनों में होगा, ठीक है। उसके बाद अगर बात करूँ मैं तो इसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है, तो डिस्टेंस कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, अगर कोई चीज़ चल रही है, ठीक है, अगर कोई चीज़ मोशन में है तो वो डिस्टेंस कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, ठीक है। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो वो ज़ीरो हो सकता है, ठीक है। वो पॉजिटिव तो हो सकता ही है, ज़ीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि ज़ीरो और नेगेटिव कैसे होता है, ठीक है। अगर मान लो कोई चीज़ है वो सर्कल में ऐसे चल रही है, यहाँ से स्टार्ट किया उसने, ठीक है, इस पोजीशन से यहाँ से घूमा घूमा घूम के फिर यहाँ पे आ गई, तो इस चीज़ का फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट जो है वो सेम है, ठीक है। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट जो है वो सेम है, तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, ज़ीरो, ठीक है।
तो उसके बाद अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो ये कितना डिस्टेंस कवर किया हुआ इसने, सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना होता है 2 पाई आर, अगर ये सर्कुलर वे में पूरी तो 2 पाई आर आ जाएगा। तो ये क्या है, ये डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट कब होगी, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट कब होगी, जब मान लो मेरे पास ये है एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये मेरे पास ओरिजिन है, ठीक है, और वाई एक्सिस में मैं डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा हूँ। अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो इस जगह पे है, ठीक है, तो ये तो मतलब ओरिजिन से पॉजिटिव डायरेक्शन के ऊपर खड़ा हुआ है, तो मतलब एक पर्टिकुलर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पे खड़ा है इन द पॉजिटिव एक्सिस, ठीक है। बट ऑन द अदर हैंड अगर ये डाउनवर्ड्स कहीं यहाँ पड़ा है, ठीक है, ये मतलब तो इसका अगर मैं डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक देखूंगा, ठीक है, ये पॉइंट, तो ये क्या है, ये एक नेगेटिव एक्सिस है वाई की, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो होता है डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव बोलेंगे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में क्या है हमारे पास डायरेक्शन भी है, डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस, तो रेफरेंस यहाँ पे मैं ओरिजिन को मान रहा हूँ, ओरिजिन से अगर मैं नेगेटिव एक्सिस में चलूँगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट जो होगी वो नेगेटिव होगी, ठीक है। तो मैं रेफरेंस किसी और कोई मान सकता हूँ, मान लो कि कोई ट्री है यहाँ पे, ठीक है, तो ट्री के अगर इस साइड को मैं पॉजिटिव मान रहा हूँ, अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है यहाँ से अपोजिट डायरेक्शन पे मूव कर रहा है तो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक पॉइंट और है कि जो डिस्प्लेसमेंट होती है ना वो कभी भी बड़ी नहीं हो सकती डिस्टेंस से, आप देख सकते हो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट रूट है। तो शॉर्टेस्ट रूट डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम हो सकते हैं जब हम एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे होंगे, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में ये दोनों सेम होंगे, ठीक है। वो कैसे, जैसे मान लो मैं ए पॉइंट यहाँ पे है और यहाँ से मैं सीधा गया और बी पॉइंट पे चला गया, अब बताओ इसका डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस होगा कि पाथ यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल पाथ कितना कवर किया, तो ये किया। बट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में क्या शॉर्टेस्ट पाथ है, तो शॉर्टेस्ट पाथ भी यही है, तो इसका भी हम बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कभी भी जो होती है वो डिस्टेंस से बड़ी नहीं हो सकती, बट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम मैग्नीट्यूड का हो सकता है अगर स्ट्रेट लाइन में कंसीडर करें, ठीक है। तो आगे हम मैक्सिमम जो भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ भी करेंगे तो उसमें भी हम देखेंगे कि हम कंसीडर कर रहे होंगे कि मोस्टली स्ट्रेट लाइन को, ठीक है, तो क्योंकि पास स्ट्रेट लाइन वो हम क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को सेम भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो है, अब देखो डिस्टेंस देख लिया तो अब हम देखेंगे कि रेट ऑफ मोशन क्या है, ठीक है। रेट ऑफ मोशन की जब हमने डिस्टेंस रेट जब भी मैंने बोला था कि रेट जब भी हम डिफाइन करेंगे तो मतलब क्या है कि हम किसी चीज़ को विद रिस्पेक्ट टू टाइम देख रहे हैं, ठीक है। देखो हम कोई डिस्टेंस चल रहे हैं, ठीक है, तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय अगर मैं टाइम बोलूँगा तो वो क्या बता देगा, रेट ऑफ मोशन, और उसी चीज़ को हम वो क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं, ठीक है। तो एवरेज स्पीड क्या है, एक टर्म है जिसमें क्या है कि टोटल डिस्टेंस जितना भी ट्रैवल किया गया है ना उसको हम डिवाइड करते हैं टाइम के साथ, ठीक है, ठीक है। उसके बाद जस्ट लाइक इसको अगर हम बोलना चाहें तो कि एक चीता है, ठीक है, वो 70 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से भागता है, तो ये मीटर सेकंड इसके यूनिट्स हैं स्पीड के, जैसे डिस्टेंस का मीटर है, टाइम का सेकंड है, तो उसकी यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड। तो 30 सेकंड के लिए, ठीक है, तो 30 सेकंड के लिए वो 70 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से भाग रहा है। तो इसमें मुझे मोशन के बारे में पता चल गया ना उसका, तो देखो मोशन को कैसे डिफाइन कर लिया हमने, यूजिंग स्पीड, ठीक है। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है कि हम किसी एक पर्टिकुलर टाइम में, ठीक है, कि भाई हाँ ये जो एक ट्रेन है, अगर मान लो कि वो 10 मिनट के लिए चल रही है, ठीक है, एट 9 मिनट, तो वो उसकी स्पीड क्या है, ठीक है। तो अगर मैं एक पर्टिकुलर टाइम पे, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं पूछूंगी उसकी स्पीड क्या है, तो उसको बोलूँगा इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब बात करेंगे यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की, तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है कि अगर एक ट्रेन है वो इक्वल इंटरवल इक्वल डिस्टेंस कवर करे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। तो मतलब कोई ट्रेन चल रही है, ठीक है, उसने पहले 2 सेकंड में मान लो उसने कवर किया है 10 मीटर, ठीक है, अगले 2 सेकंड में काफ़ी स्लो चल रही है, अगले दो 2 सेकंड में मतलब टाइम जो है वो सेम रखना है,
टाइम सेम रखेंगे तभी हम दूसरी चीज़ को कंपेयर कर पाएंगे ना कि हाँ इस टाइम पे ही इतना इतना मीटर चल रही है, वो अगले 2 सेकंड के लिए भी 10 मीटर चल रही है, ठीक है। तो वैसे ही अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस चल रही है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। तो अब उसके बाद हमारे पास अगर सेम इंटरवल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है, मान लो ट्रेन यहाँ से चल रही है, ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक उसने डिस्टेंस 2 सेकंड में कितना कवर किया, 10 मीटर। बट अगले 2 सेकंड में उसने कवर कर दिया 12 मीटर, अगले 2 सेकंड में कर दिया फिर 10 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर मैं बात करूँगा तो इसका मोशन क्या है, एक यूनिफॉर्मिटी नहीं है, तो उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में चल रहा है वो। कैसे, जब मैं इसकी स्पीड निकालूंगा तो वो क्या आ जाएगी, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अब बात करेंगे स्पीड की। बात की तो स्पीड जो है, जैसे हम इसमें डिस्टेंस में यूज कर रहे हैं, तो ये क्या है, स्पीड इज व्हाट, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, ओके, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो स्केलर है, ठीक है। ओके, तो हमने स्पीड देखा, ठीक है। स्पीड हमारे पास क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ओके। तो वही डिस्टेंस अपॉन टाइम, अगर मैं मान लो कि जैसे हमारे पास कोई ए पोजीशन पे था, वो मूव करके बी पोजीशन पे जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से जो डिस्टेंस लगा वो डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड है, और उसी को हम बोलते हैं कि वो एवरेज स्पीड है जब हम पूरा डिस्टेंस कंसीडर करते हैं, ठीक है। स्पीड का ही हम यूज़ करते हैं v, और वेलोसिटी के लिए v बार, ठीक है, इसको b वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, और वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो इसकी एवरेज वेलोसिटी अगर हम बात करें निकालनी हो इस पाथ के लिए a टू b, तो एक डायरेक्शन होनी चाहिए, a टू b अगर मैं जा रहा हूँ, यहाँ पे डायरेक्शन है, तो इसमें ये जो चीज़ है इसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोलते हैं, और ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ओके। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, यूनिट इसके देखे जाएंगे तो वो मीटर पर सेकंड ही है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम, और हमें क्या पढ़ना है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करें तो एक पर्टिकुलर, जैसे हमने इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में पढ़ा था कि एट ए इंस्टेंट ऑफ टाइम, अगर मैं एट ए इंस्टेंट ऑफ वेलोसिटी की एट इंस्टेंट ऑफ टाइम अगर मैं डिस्प्लेसमेंट देखूं डिस्टेंस की जगह पे, तो वो उसको मैं बोलूँगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ओके। तो अब उसके बाद क्या है कि हमारे पास अगर मैं बोलूँ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जैसे रेट का मतलब क्या बोला था मैंने कि कोई भी चीज़ जो डिवाइड हो रही है टाइम के साथ, ठीक है, कोई भी क्वांटिटी जो डिवाइड हो रही है टाइम के साथ। अब वेलोसिटी है, वेलोसिटी में अगर कोई चेंज हो रहा है, मतलब पहले वेलोसिटी अगर मेरे पास v1 थी, अब वेलोसिटी हमारे पास v2 हो गई है, तो इसमें क्या हो रहा है कि कुछ चेंज आ रहा है, अगर मान लो कुछ भी पॉजिटिव ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है, कुछ भी चेंज आ रहा है, तो उसको मैं क्या बोल सकता हूँ कि अगर उसी चेंज इन वेलोसिटी का मैं रेट देख लूँ, उसको मैं डिवाइड कर दूँ किससे, टाइम के साथ, तो वही चीज़ क्या कहलाती है मेरे पास, एक्सेलरेशन, ठीक है। वही चीज़ क्या कहलाती है, एक्सेलरेशन। तो इसको मैं यूजली, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि वेलोसिटी के ऊपर डिपेंडेंट है, तो इसको मैं डिनोट करता हूँ ए बार से, तो इसको मैं बोलता हूँ ए वेक्टर, ठीक है। उसके बाद हम अगर देखें तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब होगी। देखो मानो अगर कोई चीज़ है हमारे पास, वो उसकी पहले वेलोसिटी, कोई अगर ट्रेन है मूव कर रही थी पहले 50 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, ठीक है। तो मान लो अब उसने क्या किया, अपनी स्पीड जो है वो बढ़ा दी और ज़्यादा, तो मान लो अब वो स्पीड मूव कर रही है कितनी, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन वो मूव कर रही है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक मान लो उसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो टाइम लिया है उसने 2 आवर, ठीक है। तो अब देखो 2 आवर तक उसकी स्पीड जो थी 50 से 60 चली गई, ठीक है। तो अब हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी कितना हो गया, देखो चेंज इन वेलोसिटी कितना हो गया, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी को हम लिखते हैं v2, ठीक है, जो फाइनल वेलोसिटी है, माइनस v1, ओके, डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन, ओके। तो v2 क्या है हमारे पास 60 माइनस 50 अपॉन 2, क्योंकि यहाँ पे यूनिट्स सबके सेम ही हैं रखे हुए मैंने, किलोमीटर पर आवर की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे लास्ट में जो यूनिट आएंगे वो क्या आ जाएंगे, 10 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, ठीक है। तो देखना एक्सेलरेशन के यूनिट जो होते हैं वो होते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। ये हमारे पास क्या है, इसके ऐसे यूनिट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो यूज़ किया है वो ऐसा यूनिट नहीं है क्योंकि किलोमीटर यूज़ किया और यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दिखा
10 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे 2 भी था बेस में, ठीक है। तो ये 5 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर की इसकी एक्सेलरेशन आ जाएगी, ठीक है। तो ये होगी पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अगर पॉजिटिव हो सकती है तो क्या नेगेटिव भी हो सकती है कभी? हाँ, क्यों नहीं हो सकती। देखो नेगेटिव कब होगी, जब मान लो मेरे पास ये ट्रेन थी, पहले जो है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चल रही थी। अब क्या हुआ कि ये चलना शुरू कर दी मेरे पास 40 की स्पीड से, ठीक है। 40 की स्पीड से चलना शुरू कर दिया। इसने अपनी स्पीड को जो है रिड्यूस कर रही है, प्लेटफॉर्म देख के ये अपनी स्पीड को रिड्यूस कर रही है। तो ये जो टाइम इसने लिया इसमें, मान लो 1 आवर का था। तो अब जो चेंज इन स्पीड देखोगे, इसको मैं अगर v1 कंसीडर कर रहा था, इसको v2 कर रहा था, तो इसको अगर v3 मान लो, तो अब देखो कि v3 और v1 में क्या डिफरेंस है। देखो v3 माइनस v1 का डिफरेंस जो है, उसको टाइम के साथ अगर मैं डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक एक्सेलरेशन ऐसी आएगी जिसमें नेगेटिव एक्सेलरेशन दिखेगा मुझे। तो v3 जो है, v3 की वैल्यू है 40 माइनस 50 अपॉन 1, तो ये आ जाएगा -10 किलोमीटर पर आवर। इस माइनस का आर स्क्वायर, इस माइनस का मतलब क्या है कि कोई चीज़ जो है वो, उसकी वेलोसिटी जो है वो कम हो रही है, ठीक है। क्योंकि वही चीज़ तो है, एक्सेलरेशन जो है हमें बताती है कि जो चेंज है वेलोसिटी में वो किस तरह से हो रहा है। तो इसी चीज़ को हम रिटार्डेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो रिटार्डेशन एक्चुअली क्या है, ये एक नेगेटिव एक्सेलरेशन को बताता है, ठीक है। मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करें तो यूनिफॉर्म एज नेम सजेस्ट कि एक इक्वल डिस्टेंस कवर किया जाएगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में किसी मोशन में, तो उसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो ये डेफिनेशन लिखी गई है s इक्वल्स टू वी टी। ये v इज द वेलोसिटी, s इज यूजली यूज्ड फॉर डिस्टेंस, ओके। तो डिस्टेंस के लिए, और s वेक्टर जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट के लिए यूज किया जाता है मेनली फिजिक्स में, ठीक है। तो हम यहाँ पे s इक्वल्स टू वी टी मतलब कि ये डिस्टेंस को निकाल रहे हैं। नॉन यूनिफॉर्म की बात करेंगे तो वो क्या होता है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन वो होता है जिसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है, किसमें, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। मतलब कोई फिक्स टाइम ले लेंगे हम कि 2 सेकंड में कितना कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, जैसे हमने पहले देखा, तो वो आ गया हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन को अगर हम देखेंगे तो उसमें हमारे पास एक एक्सेलरेशन जो होती है वो देखने को मिलती है, ठीक है। क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा तो हमारे पास क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी होगा, ठीक है ना। अब देखो चेंज इन वेलोसिटी होगा तो हमारे पास क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा, ठीक है। और यूनिफॉर्म मोशन होगा तो उसमें क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, मतलब तो इक्वल डिस्टेंस मतलब कर रहा है कि वेलोसिटी क्या हो गई हमारे पास, कांस्टेंट हो गई, ठीक है। वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई तो उसमें क्या होगा, नो चेंज इन वेलोसिटी, मतलब यही है उसका, ठीक है। तो नो चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या हो गया हमारे पास, एक्सेलरेशन क्या हो गई, जीरो हो गई, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम ही तो एक्सेलरेशन होता है। चेंज इन वेलोसिटी जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो। तो यहाँ पे हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी होती है तो इसलिए हमारे पास इस मोशन को डिफाइन किया जाता है एक्सेलरेशन के द्वारा, ठीक है। तो मेनली जहाँ पे भी हम एक्सेलरेशन की बात करें तो वहाँ पे क्या होगा, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, ठीक है। यूनिफॉर्मली वेरिएबल मोशन, ठीक है। यूनिफॉर्मली वेरिएबल मोशन क्या होता है हमारे पास, क्या होता है कि विद टाइम जो होता है ना, वो हमारे पास क्या होता है कि जो चेंज इन वेलोसिटी होता है ना, चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम जो होता है वो क्या होता है कि एक लगभग सेम चेंज होता है, ठीक है, सेम चेंज, ठीक है। वेलोसिटी चेंज तो हो रही है बट जो चेंज का वैल्यू है ना वो सेम है। मतलब जैसे मान लो कि v1 पहले मतलब मेरे पास वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, दूसरी जो है वो 20 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। तो तीसरी क्या 30 मीटर पर सेकंड है। अब देखो इसमें चेंज तो आ रही है वेलोसिटी में, बट आप देखोगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 मीटर पर सेकंड का चेंज, यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 मीटर पर सेकंड का चेंज, तो चेंज जो है वो सेम है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्मली वेरिएबल मोशन, ठीक है। चेंज वेरिएबल मतलब कि कुछ वेरी कर रहा है, बट यूनिफॉर्मिटी है क्योंकि देखो चेंज कर रहा है बट यूनिफॉर्मिटी है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम यूनिफॉर्मली वेरिएबल मोशन। तो ये कब होता है, ये जब ये मोशन होगा तो उसमें क्या होगा, हमारे पास एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगी, ठीक है। अब देखो कि चेंज इन वेलोसिटी क्या हो रहा है, सेम है, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी सेम है, ठीक है। वेलोसिटी सेम नहीं है, चेंज इन वेलोसिटी सेम है, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी सेम है तो मतलब 10 मीटर पर सेकंड ही रहेगी। चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम आप करोगे तो वो सेम एक्सेलरेशन देगा, ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन देगा, ठीक है। और इस तरह का एक्सेलरेशन मोस्टली देखा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन देखा जाता है सर्कुलर मोशन में, ठीक है।
हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। देखो अब हम बात करेंगे कुछ ग्राफ्स की, ठीक है। ग्राफ्स देखेंगे हम कि किस तरह से जो ग्राफ्स को हम ग्राफिकली हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं मोशन को, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट और टाइम के ग्राफ देखने की कोशिश करेंगे सबसे पहले, ठीक है। ये क्या बताते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो ग्राफ देखेंगे हम, उसमें देखेंगे कि कांस्टेंट वेलोसिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफ में, ठीक है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी में देखो, अगर आप बात यहाँ पे करो इस ग्राफ की, तो यहाँ पे जैसे जैसे एक जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तो उसके साथ जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, ठीक है, तो वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है एक एक इंटरवल के बाद। जैसे आप इस ग्राफ की बात करो, ठीक है, तो यहाँ पे 10 और 20, ठीक है, तो मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है उसने, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस जो है वो है हमारे पास 10 मीटर सेंटीमीटर सॉरी, ठीक है। तो यहाँ से ये टाइम कितना है, 1 सेकेंड। और अगर इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में आप बात करोगे, इक्वल इंटरवल की बात करनी है, तो 1 सेकेंड अगर यहाँ पे टाइम ले रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे कितना हमारे पास डिस्टेंस हो रहा है, 10 मीटर 10 सेंटीमीटर अगेन। तो यहाँ पे भी वैसा ही है। तो आपको एक लीनियर ग्राफ दिखेगा, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ दिखेगा, लीनियर ग्राफ दिखेगा, तो लीनियर चेंज जो हमारे पास ये दिखा रहा है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में इस तरह का ग्राफ होगा तो उसको बोलेंगे हम एक कांस्टेंट वेलोसिटी शो कर रहा है वो, ठीक है। और उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे कि जब हमारे पास क्या है कि जब विद टाइम नो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट में कोई चेंज नहीं हो रही है टाइम के साथ। ये टाइम की एक्सिस है, ये डिस्प्लेसमेंट की एक्सिस है, ठीक है। यूनिट्स मान लो कुछ भी है, सेंटीमीटर है, सेकंड है, ठीक है। तो यहाँ पे भी टाइम हमारे पास नो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, तो उसका ग्राफ कैसे दिखेगा, हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी जिस पॉइंट पे ये जो है ये डिस्टेंस दिखा रहा है कि मान लो इस डिस्टेंस पे जाके वो उसमें कोई भी चेंज नहीं आ रही। अगर कोई भी चेंज नहीं आ रही तो इसका मतलब क्या है, देयर इज नो मोशन, ओके, नो मोशन। सो नेक्स्ट ग्राफ इज यहाँ पे हम देखेंगे जो कि मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है, मूविंग एट कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। हमारे पास जो थर्ड ग्राफ है वो है हमारे पास एक कांस्टेंट सॉरी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, ठीक है। ओके, सो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कैसे है, देखो ये अगर मैं डिस्प्लेसमेंट बात करूँ और ये टाइम बात करूँ, तो यहाँ पे विद टाइम जो है, विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हमारे पास जो एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट है ना वो बढ़ रहा है, तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। तो अगर वेलोसिटी जो होती है वो क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है विद टाइम, ठीक है, ये चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये चेंज होगा तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू चेंज होगी, ठीक है। वेलोसिटी की वैल्यू चेंज होगी तो मतलब क्या है, वो क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, तो मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन हमारे पास एक चेंज एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास आ रही है। बट ये जो है ये इस तरह का जो पैराबोलिक ग्राफ होता है ना, पैराबोला, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में अगर एक पैराबोलिक ग्राफ हमारे पास बनेगा, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होती है वो, ठीक है। अगर इसको हम फिक्स पॉइंट देंगे, फिक्स वैल्यूज रखेंगे यहाँ पे, ठीक है, टाइम की और डिस्प्लेसमेंट की, तो यहाँ पे हमें मिलेगा कि वो एक्चुअली क्या है कि एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। एक और मेन चीज़ जो हमें देखनी है ना, वो देखनी है हमें स्लोप किस तरह से चेंज हो रही है। अगर हम एक नो मोशन की बात करें या रेस्ट पोजीशन की बात करें, तो वहाँ पे हमारे पास नो स्लोप होगी उसकी, ठीक है, स्लोप कोई नहीं होगी उसकी। देखिए यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है तो ये जीरो स्लोप है इसकी, ठीक है, ठीक है, जीरो स्लोप है। तो हमारे पास अगर हम कांस्टेंट वेलोसिटी वाले ग्राफ की बात करें, डिस्प्लेसमेंट और जो टाइम के बीच में है, उसमें हमारे पास क्या होगा कि एक इंक्रीजिंग स्लोप होगी, ठीक है, स्लोप पॉजिटिव स्लोप होगी हमारे पास एक, ठीक है। तो वहीं अगर हम एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करें तो उसमें क्या होगा कि हमारी जो स्लोप है वो पॉजिटिव है यहाँ पे, ठीक है। देखोगे तो यहाँ पॉजिटिव स्लोप है, ठीक है, विद टाइम क्या हो रही है, वो बढ़ रही है, ठीक है, इंक्रीजिंग, ओके।
ओके, तो नेक्स्ट जो हम एक स्टोन की एग्जांपल लें, अगर हम उसको वर्टिकली फेंक रहे हैं ऊपर एयर में, तो वो कुछ इस तरह से उसका डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का जो ग्राफ रहेगा वो इस तरह से कुछ रहेगा, ठीक है, जिसमें दोनों फैक्टर होंगे, एक वर्टिकल फैक्टर भी होगा और एक हमारे पास कौन सा हॉरिजॉन्टल फैक्टर भी होगा, ठीक है। तो इस तरह से कुछ मोशन, इस तरह का ग्राफ कुछ हमें देखने को मिलेगा। तो हम आपको एग्जाम में ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफ भी क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ कि अगर कांस्टेंट वेलोसिटी होगी तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ क्या होगा, ये वाला होगा, ठीक है। अगर हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगी तो हमारे पास किस तरह का ग्राफ हो सकता है, ये भी हो सकता है, और हमारे पास ये भी ग्राफ हो सकता है इसका, ठीक है। ये कुछ इस तरह से, ठीक है। तो जिसमें हमारे पास ये क्या है, एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव वाई है, ठीक है। तो इस तरह का भी ग्राफ जो हमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को मिल सकता है, बट यहाँ पे क्या होगा, स्लोप जो होगी हमारे पास क्या होगी, नेगेटिव होगी, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन जो होगी हमारे पास ये नेगेटिव एक्सेलरेशन होगी, जिसको रिटार्डेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो रिटार्डेशन होगी हमारे पास, ठीक है। विद टाइम जो है हमारे पास स्लोप जो इसमें है वो कम हो रही है, ठीक है। इसमें जो पॉजिटिव स्लोप है, इसमें नेगेटिव स्लोप है, ठीक है। ओके, तो लास्ट में हम इसको अगर कंक्लूड करना चाहेंगे डिस्प्लेसमेंट और इसके ग्राफ को, तो उसमें हम बोल सकते हैं कि एक्स टी ग्राफ ऑफ द ऑब्जेक्टिव हैव यूनिफॉर्म मोशन इन इज अ स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड टू द टाइम एक्सिस। ओके, तो द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन गिव्स वेलोसिटी ऑफ द यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये जो इसका स्लोप होगा ना, वही हमें क्या दे देगा, वेलोसिटी दे देगा, ठीक है। कैसे, तो स्लोप स्लोप कैसे निकालते हैं, अगर कोई स्ट्रेट लाइन है उसकी इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। तो c इज द कांस्टेंट ऑलरेडी, ठीक है। तो ये हमारे पास कोई कांस्टेंट होगा, तो वेरिएबल की बात करें y और x है, ठीक है। तो अगर मैं y मान लेता हूँ कि डिस्टेंस है, और m जो है वो मेरे पास स्लोप है, और x जो है वो टाइम है, ठीक है। तो ये टाइम जो है, अगर मैं इसको नीचे ले आऊँ स्पीड के, सॉरी स्पीड नहीं, डिस्प्लेसमेंट के, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इक्वल्स टू एम, तो यही तो फार्मूला किसका होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज व्हाट, इज वेलोसिटी, ओके। तो स्लोप हमें एक्चुअली क्या दे रहा है यहाँ पे, स्लोप हमें दे देगा वेलोसिटी, ओके। जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या बनाएंगे हमें कि वो वेलोसिटी जो है वो किस तरह से चेंज हो रही है टाइम के साथ, ठीक है। तो वही क्या चीज़ है हमारे पास, एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एक्सेलरेशन हमें मिल जाएगा इस चीज़ से। तो यहाँ पे फर्स्ट केस जो है हमारे पास वो किसका है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन का, ठीक है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन का। तो यहाँ पे पॉजिटिव एक्सेलरेशन कैसे है, देखो टाइम के साथ जो वेलोसिटी है ना वो चेंज हो रही है, और वो कहाँ की तरफ चेंज हो रही है, कि पॉजिटिव वाई की तरफ चेंज हो रही है। ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है ना, इसका नेगेटिव वाई एक्सिस इस तरफ में होगा, नेगेटिव वाई, ठीक है। यहाँ पे एक्स पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। तो अगर ये एक्चुअली क्या दिखा रहा है, ये स्पीडिंग अप दिखा रहा है, स्पीडिंग अप दिखा रहा है, ठीक है। अगर कोई गाड़ी है वो पहले कम स्पीड में थी, फिर बढ़ना शुरू कर दिया टाइम के साथ, तो उसमें क्या होगा हमारे पास, उसकी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, पॉजिटिव आएगी। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम नेगेटिव वाई की तरफ इसी चीज़ को एक्सटेंड करें, तो वो बता देगा हमारे पास नेगेटिव एक्सेलरेशन की एक्सेलरेशन का बता देगा वो, कि वो नेगेटिव एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो ग्राफ है उसमें हम देखेंगे कि अगर हम हमारे पास कोई कार है, तो वो क्या कर रही है कि मान लो उसका एक फिक्स टाइम का, हम देखेंगे फिक्स टाइम क्या, थ्रू आउट द टाइम हमारे पास उसकी एक कांस्टेंट वेलोसिटी है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी है तो मतलब क्या हो गया हमारे पास, कांस्टेंट वेलोसिटी है तो उसका मतलब क्या हो गया, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा हमारे पास, जीरो, ठीक है। तो चेंज नहीं है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। उसका ग्राफ इस तरह से दिखेगा जो मैंने ये दिखाया। उसके बाद थर्ड ग्राफ जो है हमारे, सेकंड ये था, थर्ड ग्राफ जो है हमारे पास उसमें क्या है, हमारे पास क्या हो रहा है कि विद टाइम जो है ना वो वेलोसिटी कम हो रही है। तो विद टाइम अगर वेलोसिटी कम हो रही है तो मतलब क्या है कि पहले हमारे पास अगर ये वैल्यू थी इस टाइम पे, अब हमारे पास ये वैल्यू है इस टाइम पे, तो ये जो चीज़ था अब ये क्या आ जाएगा, ये वेलोसिटी की वैल्यू कम होगी एज कम्पेयर टू दिस वन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव चेंज आएगा, नेगेटिव चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी जो आएगा वो नेगेटिव साइन देगा, ठीक है। तो नेगेटिव साइन देगा तो मतलब क्या है, ये एक नेगेटिव एक्सेलरेशन है। नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब क्या है कि हमारे पास क्या है, नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि हमारे पास रिटार्डेशन हो रहा है, ठीक है, रिटार्डेशन होता है। विद टाइम जो है हमारे पास वेलोसिटी उसकी कम हो रही है,
ठीक है। तो यहाँ पे जो नेगेटिव था ना ये वाला, ये हमारे पास क्यों आया था, क्योंकि यहाँ पे स्पीडिंग अप हो रही है एक्चुअली, ठीक है। तो ये बट अपोजिट डायरेक्शन की वजह से हो रहा है, ये जो है ना ये यहाँ पे जो फर्स्ट केस में हमारा, ये फर्स्ट केस में आ रहा है, ये हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन की वजह से हो रही है। बट यहाँ पे जो है हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन की वजह से नहीं हो रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है, विद टाइम हमारे पास जो वेलोसिटी की वैल्यू है ना वो कम होती जा रही है। यहाँ पे देखो वैल्यू तो बढ़ रही है, ठीक है, बट डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है। जो पॉजिटिव डायरेक्शन थी वो नहीं है, नेगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे स्लोप अगर हम बात करेंगे स्ट्रेट लाइन की, तो यहाँ पे स्लोप 0 है, ठीक है। और यहाँ पे जो स्लोप है ना वो क्या होगी हमारे पास, नेगेटिव होगी, ठीक है। देखो स्लोप नेगेटिव इसलिए होगी क्योंकि देखो स्लोप को निकालने के हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है, जब हमारे पास दो पॉइंट्स होते हैं, स्लोप क्या कर सकता हूँ मैं, स्लोप इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये आपने मैथ में पढ़ा होगा, ठीक है। अगर मैं इसको फर्स्ट पॉइंट मान रहा हूँ तो इसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x1 y1, ओके। तो इसके क्या होंगे, x2 y2, ठीक है। तो अब मैं जब इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास जो देखना x2 है जो, वो क्या है हमारे पास, y की वैल्यू यहाँ पे है, ठीक है। x2 ये वैल्यू है, तो ये जो वैल्यू है ये छोटी है, ठीक है। ये वैल्यू छोटी है तो क्या होगा कि जब जब मैं इसका चेंज निकालूंगा ना ये वाला, तो यहाँ पे नेगेटिव टर्म आ जाएगी, ठीक है। तो नेगेटिव टर्म आ जाएगी मतलब स्लोप इसकी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी स्लोप हमारे पास क्या थी, पॉजिटिव स्लोप है ये ऊपर वाले की, और इसके नीचे वाले की नेगेटिव स्लोप होगी, इसकी भी नेगेटिव स्लोप होगी, इसकी स्लोप 0 होगी। हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की बात करें तो सबसे पहला जो ग्राफ इसमें हम पढ़ने वाले हैं उसमें हमारे पास क्या है, उसमें हमें बताया गया है कि एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में क्या है कि जहाँ तो हम इसको बोल सकते हैं कि जीरो एक्सेलरेशन है, क्योंकि ये अगर मैं ओरिजिन की बात करूँ तो अगर ये है, ये अगर मेरा ओरिजिन है, ठीक है। तो ओरिजिन के हिसाब से अगर यहीं पे मेरे को मार्क कर रहा है ये पूरा, तो इसका मतलब क्या है कि ये एक जीरो एक्सेलरेशन है, ठीक है, जीरो एक्सेलरेशन ग्राफ है। या फिर इसको मैं बोल सकता हूँ अदर टर्म्स में कि कांस्टेंट वेलोसिटी बता रहा है, ठीक है। जीरो एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन जीरो कब होगी, एक्सेलरेशन जीरो तब होगी जब हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी, जिसको हम डेल वी भी बोल सकता हूँ, ठीक है। डेल इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग चेंज, जब हमें चेंज को दिखाना होता है हम डेल यूज़ कर सकते हैं। ये ट्राइंगल जो होता है इसको डेल बोलते हैं, डेल वी नॉट, डेल वी वेक्टर जो होता है, डेल वी वॉर जिसको बोलते हैं, वो क्या है हमारे पास, जो चेंज इन वेलोसिटी जीरो है, मतलब क्या है कि चेंज वेलोसिटी जो है सेम रह रही है थ्रू आउट। तो इस तरह का ग्राफ हमारे पास एक्सेलरेशन टाइम का मिल सकता है उसमें, ठीक है। तो एक्सेलरेशन टाइम का अगर हम ये दिस वन ग्राफ, ये वाला ग्राफ अगर हम देखेंगे तो इसमें क्या कर रहा है कि ऑब्जेक्ट अगर कोई कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है, जीरो नहीं है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन तब कब होगी जब हमारे पास, जब वी वेक्टर के बीच में जो डेल वी मतलब चेंज